Good evening, students. So after gap, the further journey is just a glimpse on IFRS and you can say AS. ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ज्यादा कुछ है नहीं. As far as international financial reporting standards, that is IFRS, and accounting standards in India, जिसको हम AS बुलाते हैं या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बुलाते हैं, IAS जिसको बुलाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS. Now obviously these are taking the ideas from GAAPs only, that is generally accepted accounting principle, जो हमने बड़े डिटेल में देखे. लगभग 12 हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखे, कल उसका रिवीजन भी हमने किया था. सो बेस्ड ऑन दैट वर्ल्ड वाइड वी आर हैविंग दिस वन. अब दुनिया में IFRS है ताकि इंटरनेशनली सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट कंपेयर कर सके और बता सके कौन सा बिजनेस कर रहा है ना. तो उस तरह से इंडिया में अगर आपको कंपेयर करना है तो सारे बिजनेसेस, सारे इंडस्ट्रीज क्या फॉलो करते हैं इंडिया में? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एब्सोल्युटली डिराइव्ड फ्रॉम, यू कैन से, गैप्स. ये गैप्स से डिराइव करते हैं. एज फार एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड, यही से ये आते हैं. तो देखते हैं कि क्या दिया है इसके बारे में. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू कैन सी द इंट्रोडक्शन. AS and IFRS, just for all these we are not supposed to see in detail. इसका डिटेल पढ़ाई CA इंटर में है, CA इंटरमीडिएट में, या फिर आपको CS इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट इसको पढ़ सकते हैं. as far as in detail you want to learn, and you can learn this from absolutely CA Sushil Bhandari sir, one of the fabulous faculty as far as these AS are concerned. मैंने भी उनके काफी सारे लेक्चर देखे AS में as far as accounting standards are concerned. तो आप भी जरूर देख सकते हैं जब आप आगे जाएंगे for accounting standards and IFRS. Let's see the idea. Accounting standards provide the norms to be followed in accounting so that the financial statements of different enterprise become comparable. ये देखिए, इनका सीधा बोलने कि ये क्यों फॉलो करना चाहिए. बिकॉज ये फॉलो करने के बाद आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, P&L, बैलेंस शीट, वो कंपेरेबल होती है. मतलब those are prepared on the same ground. The grounds, the rules, norms, regulations, rules which has been followed to prepare one and the same is exactly one and the same, and those are comparable. That is what the AS importance, my dear. It is necessary to standardize the accounting, ensure consistency, comparability, adequacy, reliability of financial reporting. ये देखिए, ये बहुत जरूरी है बेटा. क्यों ये फॉलो करने चाहिए? AS या IFRS क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, या पूरे फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो जब भी आप P&L बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये सारी चीजें कंपेरेबल होती है, रिलायबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, और साथ में एडिक्वेट भी होती है व्हेन यू आर फॉलोइंग AS और IFRS. जब भी आप AS या IFRS फॉलो करते हैं तो ये सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये स्टैंडर्ड हो जाते हैं. एट द सेम टाइम दे विल इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एंड at the same time you can say that adequacy as far as presentation into P&L and balance sheet is concerned. In the words of Kohler, accounting standards are codes of conduct. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है. जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास में कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो टाइम पे आना चाहिए, 1-2 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, 10 मिनट जल्दी आके बैठना चाहिए, बेटर है. आपको ब्रीदिंग टाइम मिलता है, वरना क्या हो जाता है, आप आए दौड़ दौड़ के और बैठे क्लास के लिए. तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन है. उसी तरह जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने किसी भी कंपनी को भी ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने, एंड दैट इज हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट imposed by customs. Customs means use laws or professional bodies for the benefit of public accountants and accountants generally. तो ये ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जो यूज की वजह से मैंडेटरी है, नेसेसरी है. प्रोफेशनल बॉडीज इसको नेसेसरी है, एंड एट द सेम टाइम ये आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर द जनरल अकाउंटेंट्स एंड एवरी पब्लिक अकाउंटेंट एज वेल. मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बड़ा यूजफुल है,
कोड ऑफ कंडक्ट यूज करना। तो बेसिकली याद रखिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट कोड ऑफ कंडक्ट which has been laid on the professional bodies in India, that is ICAI। तो एक लाइन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट कोड्स ऑफ कंडक्ट which has been imposed by the authorities in India, that is ICAI, and obviously it is based on the custom use के हिसाब से, convenience के हिसाब से ये सारे बनाए गए हैं। तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड्स ऑफ कंडक्ट imposed customs laws of professional bodies for the benefit of public accountants or accountants generally। That is what the perfect definition of accounting standard is given। The accounting standards are written policy documents। ये obviously guidelines है जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है issued by the expert accounting body, that is ICAI in India and different bodies in the world there। बाहर कंट्री जाएंगे तो CPA है, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इसको बुलाया जाता है। अगर अब्रॉड जाए तो इंडिया में इसको CA या ICAI बुलाया जाता है। और बाय गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये मेजरली क्या कवर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या कवर करते हैं? So these are nothing but the written policy documents which are issued by the expert accounting body or गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी कवरिंग क्या कवर करता है ये? तो रिकॉग्निशन का मतलब है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्सपेंसेस कब आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए, असेट करनी चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। मेजरमेंट, उनको मेजर कैसे करते हैं, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। ट्रीटमेंट ऑफ एनी अकाउंटिंग आइटम, say goodwill, say tangible asset, say intangible asset, say expenses, losses, income and gain, presentation and disclosure of accounting transaction and events in financial statements। ये याद रखिए बेटा, जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंट्स का कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें ये क्लासिफिकेशन जरूर याद रखना है। एंटायर अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स एंड लायबिलिटी। बस ये 3 बाइफिकेशन या 4 बाइफिकेशन आपको इसको बुला लीजिए। पहला असेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चौथा इनकम एंड, बस इसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो इसको कैसे मेजर करना है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज व्हाट गिवन हियर। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? That is given. The need for accounting standards is as follows. Number 1, to promote better understanding of financial statements। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ जाए, सारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो, रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। सेकंड, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटेंट्स while preparing P&L and balance sheet, final accounts और financial statements जब भी ये बनाएंगे तब उन्होंने यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। और ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? These are nothing but absolutely accounting standards। These are nothing but absolutely gaps, generally accepted accounting principles। Third, to facilitate meaningful comparison of financial statements और एंटिटीज। मैं बार बार आपको यही बोल रहा था कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल करने हैं तो इनको फॉलो कर। So as long as you are going to compare them, then it is necessary that you should have followed the code of conduct, written policy documents in terms of accounting standards to enhance reliability of जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, P&L, बैलेंस शीट, उनका रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। एंड नेक्स्ट, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली। कि आपने क्या फॉलो करना चाहिए। So to meet that legal requirement as well, following these accounting standards is mandatory, my dear। IFRS अपन फॉलो नहीं करते क्योंकि ये बिजनेस के लिए होते हैं, जो इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर है, उनके लिए अप्लीकेबल है। अगर बिजनेस सिर्फ इंडिया में है तो आप बस AS फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको बुलाया जाता है। अब IFRS का इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है, अभी तो आप AS समझिए और AS क्या है समझिए। IFRS उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया है, इफ योर बिजनेस इज अ ग्लोबल थिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिसको IFRS बुलाते हैं, इश्यूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS is a set of accounting international accounting standards stating how particular type of transaction and other events should be reported in financial statements। क्यों? क्योंकि यहां पे बिजनेस एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में है।
ये इसलिए यहां पे बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपने कैसे बताना चाहिए. सो इट इज सेट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टेटिंग हाउ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो या अदर इवेंट हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से रिपोर्ट होना चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर. IFRS आर इश्यूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स that would be acceptable worldwide and to improve financial reporting internationally. ये इश्यू इसलिए किए जाते हैं जब भी आप एएस बनाएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो IFRS को ध्यान में रख के बनाइए. जब भी आप लोकल से ग्लोबल चले जाए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही सारे रूल फॉलो करते हो जो अदर्स कर रहे हैं, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, कंसिस्टेंट हो, रिलायबल हो, ट्रांसपेरेंट हो. IFRS है. और यहां पे सेंटेंस बड़ा अच्छा दिया है, IFRS आर इश्यूड टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इस तरह से डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने खुद के करनी चाहिए ऑफ IFRS which has been given by IASB, that is International Accounting Standards Boards, that would be acceptable and to improve financial reporting internationally. मतलब आप लोकली भी आप इंडियन बैलेंस शीट बनाएंगे और इंटरनेशनली भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. Followed is one in the same. इसकी आगे चलते हैं. अब यहां पे इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एएस, और उन्होंने बस उसका आपको ब्रीफ दिया है कि गिने चुने यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने बोले. वैसे तो बहुत ज्यादा है और डिटेल में है, जो मैंने आपको बोला कि आप सीए इंटर में पढ़ेंगे और सर से पढ़ने हैं. मैंने आपको बोला बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक टीचर एज फार एज AS is concerned. देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है. इन इंडिया स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इज इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI. तो इंडिया में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है? तो ICAI करती है. द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो जो काउंसिल है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट कॉन्स्टिट्यूटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन 1st April 1977, recognizing the need for accounting standards in India. As far as these accounting standards are concerned, my dear, तो यहां इंडिया में काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है. ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूट किया है 21st April 1977 को, recognizing the need for accounting standards in India. तो ये बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सीए इंटर में बस इसका ग्लिम्स देखना है, हाइलाइट्स देखने हैं, और बस याद रखना है कि ऐसा कुछ है गैप्स के आगे भी, विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड फर्दर टू दैट इट इज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, दोज हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली IFRS. IFRS ने गाइडलाइन दी, उसके हिसाब से IAS बने हैं, यही याद रखिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of the Institute in India. The ASB will consider the applicable law, custom, usage, business environment, and international accounting standards while framing accounting standards in India. यानी AS बनाते टाइम क्या क्या उन्होंने याद रखा है. देखिए जो ASB है, ICAI है, वो क्या क्या याद रखते हैं. तो उन्होंने याद रखा है वहां पे एप्लीकेबल लॉ, कस्टम यानी क्या ट्रेडिशन है, यूज कैसे करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, यूसेज क्या है इंडिया में, और उसी के साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ मेल खाते या नहीं खाते. ये सारी चीजें कंपेयर करके उन्होंने ये बनाया है. और आगे ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियसली द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपेरेबल विद अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्रीज. मैंने आपको बोला कि आप लोकल से ग्लोबल जा तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे जो बता रहे वहां पे भी वही बताने. आपको मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट में देखा था ना हमने कि बिजनेस अगर ग्लोबल तो आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके होम करेंसी में, रूलिंग करेंसी में बतानी चाहिए, और इन दैट करेंसी फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ओरिजिनेटेड उसमें बतानी चाहिए. ये जरूरी है. और इसके साथ ये आगे ये बोलता है कि आप अगर ये IFRS ध्यान में रख के ही चलेंगे, इसके हिसाब से AS बनाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. जब भी आप लोकल से ग्लोबल शिफ्ट होंगे, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. लोकल बिजनेस है तब भी दिक्कत नहीं है, ग्लोबल बिजनेस है तब भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग सच AS विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द IFRS.
and which has been absolutely formed by ASB in India, that is Accounting Standard Board, which we have seen right now. This convergence means IFRS to AS. This convergence has resulted in what is known as Ind AS. ये IFRS से जो conversion होके AS बनते हैं, इसको क्या बुलाते हैं हम? Ind AS. मतलब are basically the international accounting standards. Ind AS को क्या बुलाएंगे? International accounting standards which have been modified with Indian accounting practices and customs and traditions. Presently all big companies have Ind AS laws. सारे कंपनीज को Ind AS laws फॉलो करने पड़ेंगे, that is international accounting standard. But smaller business units are allowed to continue using only accounting standards, that is not international accounting standards, only AS follow कर सकते हैं. In future it is expected that all business entities in India will migrate to Ind AS as long as they are becoming global and as long as they are becoming bigger and better. उनको इंड में शिफ्ट करना ही पड़ेगा. इंटरनेशनल अकाउंट क्यों लोकल से ग्लोबल करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियसली आपको बाहर भी जाना पड़ेगा. एंड दैट वे अराउंड यू नीड टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दैट मैनर. सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has so far issued 31 accounting standards. तो 31 accounting standards है उनके हिसाब से as of now. मेरे ख्याल से ये नंबर बदला है, ये आप आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में आएगा तब. Some of these accounting standards are explained below. यहां पे उन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ 10 या 12 ही एक्सप्लेन किए हैं, 6 ही बताए हैं उन्होंने. ये इतना ही पेज है, उन्होंने बस बताया कि क्या क्या है, एक आपको झलक दी है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारा एक्सप्लेन किया है. इन्होंने ये बताया कि यहीं पे दुनिया सिमट नहीं जाती. हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो गैप पे खत्म नहीं होता, गैप बस शुरुआत है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग असम्पशंस, इसके आगे क्या, इसके आगे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके आगे IFRS और उसके बाद इंड AS, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो इस तरह से इसका पूरा दिया है. अब आप इंड AS की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली इट इज नथिंग बट फॉलोड लोकली एज वेल एज ग्लोबली. तो देखते हैं, उन्होंने कुछ 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बस के लिए दिए. सबसे पहला आपको पता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. कल हमने देखा था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, तो बस उसी से मेल खाता है. AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल फ्रॉम 1999 फॉर कंपनीज एंड 1 अप्रैल 1993 फॉर अदर्स. यानी कोई भी कंपनी होगा तो उनके लिए 1991 अप्रैल 1 से एप्लीकेबल है. दूसरे एंटिटी होंगे कंपनी छोड़ के तो अप्रैल 1993 से एप्लीकेबल है. जैसे ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, अभी 24 में है अपन, है ना. According to this standard, the accounting policy is followed in the preparation and presentation of financial statements should form a part of financial statements and normally be disclosed in one place. यानी जब भी आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, P&L बैलेंस शीट, तो उसके जो भी नोट्स है, कहां से कौन सा आइटम आया, उसका क्या कंपोजिशन है, एक ही जगह पे बतानी चाहिए. And this is nothing but you can say that the extended version of your full disclosure policy, and that is how AS1 is disclosure of accounting policy. ये बस 2 लाइन, आपको ये लगभग 3-4 पेज का एक्सप्लेनेशन है AS1 का. हर AS का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है. ये तो छोटा है वैसे, बाकी के ज्यादा बड़े. ये CA इंटर में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला. यहां पे बस आपको याद रखना है कौन सा नंबर है और उसका क्या इलाबरेशन है. AS1 इज फॉर डिस्क्लोजर. AS2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डेट दिया है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1999. वैसे हमने क्लोजिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. तो ये इसी से आता है बेटा. और यहां पे इसको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऐसा बोला है. एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 1999 से है. According to this standard, inventories in general should be valued at lower of historical cost and net realizable value. वही है CP and MP, उसी को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं. तो ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं CP और MP, दैट इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, मार्केट प्राइस मतलब NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. लेकिन दोनों में से कौन सा रिकॉर्ड करना चाहिए? विचएवर इज लोअर. कल हमने देखा था रिवीजन में और उसके पहले भी दैट कंजर्वेटिज्म सेज दैट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर. उसके बाद AS3
तो AS1, AS2, AS3, 6, 8 एंड 9 ऐसे उन्होंने यहां पे दिया आपके रेफरेंस के लिए। AS3 इज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश आपने पे किया। ऑब्वियसली कैश मींस इट इज कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ। तो यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2001 से। According to this standard, a cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. यानी जिस पीरियड के लिए आप P&L बनाते हैं उसी के लिए आप बनाते हैं, ऐसा इनका बोलना है। As of now, this much explanation is given only. याद रखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाते हैं। जब हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इट इज कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। तो कैश भी उसी में इंक्लूड होता है और बैंक भी उसी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टू दैट डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग, इट इज AS6। डेप्रीशिएशन हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के टाइम देखा था। डेप्रीशिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू एंड ड्यू टू यूज ऑफ द असेट एंड टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड। ये डेप्रीशिएशन का डेफिनेशन हमने देखा था। यहां पे अकाउंटिंग का पूरा स्टैंडर्ड है विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1995। और क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, depreciation amount of an asset should be allocated on a systematic basis for each accounting period during useful life of an asset. So जब भी depreciation की अमाउंट आती है तो वो allocate होती है according to the life of the asset and each and every is allocated. याद होगा आपको, हमने एक कार खरीदी थी 2015, 10 साल का उसका इकोनॉमिक लाइफ था और 2025 में उसकी वैल्यू हमने 0 कराई थी। के बारे में बात कर रहे हैं। That depreciation amount of an asset should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the economic life or useful life of the asset. That is AS6 of accounting, AS2 valuation of closing stock or valuation of inventory, AS3 cash flow statement, AS6 depreciation accounting and AS8 accounting for R&D, जो बहुत बड़ा एरिया है आज की दुनिया में। आपको पता है नेस्ले, मैगी इज अ बिग ब्रांड, डेटॉल इज अ बिग ब्रांड। नाउ ये ब्रांड नहीं बने, पार्ले जी, कोलगेट, इन्होंने सालों से मेहनत की है और आज ये मार्केट लीडर है, टॉप पे है। क्यों? बिकॉज देयर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज टू मेक समथिंग न्यू व्हिच इज गुड फॉर द कस्टमर्स, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, इज ऑलवेज दीज कंपनीज आर ट्राइंग माय डियर। तो ये कंपनी ट्राई करती है कि कस्टमर की क्या चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने क्या नया बनाना चाहिए। जैसे कैडबरी नए नए चीजें बनाता है ना। मैगी बीच में काफी सारे कंसेप्ट आए थे बीच में, कप्पा मैगी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो चले नहीं, बात अलग है, लेकिन फिर भी दे ट्राई फॉर समथिंग न्यू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिर्फ फार्मास्यूटिकल का मोनोपोली नहीं है। अब सिर्फ मेडिसिन बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, कोई प्रोडक्ट बनाने में और उसको अपग्रेड करने में। आज टीचिंग में भी कितना मॉडिफिकेशन है। पहले हम चॉक और बोर्ड यूज करते थे, उसके बाद मार्कर बोर्ड यूज करते थे, अभी डिजिटल बोर्ड है सारे जो आप देख रहे हैं, इजंट इट? और अभी तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन लेक्चर करते हैं। दिस इज नथिंग बट यू कैन से दैट अपग्रेडेशन, दैट इज इंप्रोवाइजेशन इन द टेक्नोलॉजी दैट एंड दैट इज कन्वीनियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। के कन्वीनियंस के लिए ये सारी चीजें अपन करते हैं एंड एब्सोल्युटली एंड डेवलपमेंट, इस पे एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड दैट इज कमिंग अंडर AS8, दैट इज फॉर R&D applicable from 1st April 1991 for companies and 1993 for others. The same as that is disclosure of accounting policy, उसका भी ऐसे ही था जो आप देख सकते हैं। एंड लास्ट AS9 इन्होंने एक्सप्लेन किया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दिस एग्जैक्टली गोज ऑन आवर रियलाइजेशन concept. Concept says that revenue should be realized whenever it is sale is effected or services are rendered, no matter cash is received not. जो हमने बोला था कल, रेवेन्यू रियलाइजेशन में वही रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, उसका एडवांस पार्ट है। कल मैंने आपको यह भी बोला था बच्चों कि अगर आपने माल बेचा लेकिन बायर के यहां तक अभी पहुंचा नहीं, उसने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो आप नहीं बोल सकते सेल हुआ बोल के, क्योंकि सेल होने के लिए सिर्फ आपके यहां से माल का निकलना जरूरी नहीं है, गुड्स का डिस्पैच आपके यहां से होना जरूरी नहीं है, ये बायर तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है, तब जाके आप इसको बुला सकते हैं सेल, अदरवाइज सेल इज नॉट इफेक्टेड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट अगेन एप्लीकेबिलिटी इज सेम, 1st April 1991 for companies and 1st April 1993 for others. और इसमें क्या दिया है? This standard deals with the basis required for recognition of revenue items in profit and loss account and
of an enterprise. It lays down conditions to recognize revenues that arise from the various transactions of an enterprise. Regulations, guidelines देता है कि आपने रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इट एग्जैक्टली गोज ऑन रियलाइजेशन कंसेप्ट बेसिस. तो ये रियलाइजेशन के बेसिस पे ही जाता है. तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखे बेटा? AS1, AS2, AS3, AS6, AS8 and AS9. One is full disclosure, or you can say that disclosure. Second is valuation of stock or valuation of inventory. Third is cash flow statement. Next to that is depreciation accounting, that is AS6. AS8 is for research and development, accounting for research and development, and AS9 is revenue recognition. So ये 6 accounting standards का बस आपको मैंने brief बताया. कब ये भी आपको बताया. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, IFRS क्या है, इंड AS क्या है, ये सारा हमने देखा. माय डियर, वी आर कंक्लूडिंग टॉपिक 1. तो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं. आप अगर यूट्यूब पे लेक्चर कर रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, जस्ट यू कैन आस्क मी एज फार एज योर डाउट्स आर कंसर्न्ड. You can use YouTube. You must be having my number, but still I'm writing just for your reference here. You can text and you can ask all your doubts as far as if you are attending online, and as of now it is free. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर और आपको जो भी डाउट्स है इसके बारे में आप जरूर पूछ सकते हैं. And absolutely this lecture will be useful, and it is a fantastic initiative by Percept Academy and CA Vinod Reddy sir. So we must be thankful for providing this opportunity and for providing these lectures cost of free at YouTube as of now. So enjoy them, and let's have MCQs completed on this particular topic. इसके MCQ complete फिर से repeat करता हूं. क्या है? बड़ा आसान है. Accounting standards is documents, code of conduct which has been laid down by the authorities in India. It is ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. ये देख सकते हैं आप. That is accounting standards are code of conduct imposed by all professional bodies for the benefit of public accountants and accountants. This is what the definition, my dear. Accounting standards follow करना must है. ये सिर्फ advisable नहीं है, ये required है, क्योंकि फॉलो करेंगे तो ही आपके P&L और बैलेंस शीट रिलायबल होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंपेरेबल होंगे, एक्यूरेट होंगे, एंड देन ओनली ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी विल बी प्रिपेयर्ड द सेम बेसिस. दैट इज व्हाट वेरी मच रिक्वायर्ड हियर. यहां पे उसका नीड नेसेसिटी दिया है. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर, एंड लेट्स गो फॉर नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो बड़ा अच्छा किया है उन्होंने, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर दिए. सो लेट्स गो फॉर ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन. आपने पूरा टॉपिक जब भी पढ़ा होगा तो याद रखना है कि आपने फिर से एक बार 2 बार पढ़ने हैं. तो अगली बार से क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर को जब भी आएंगे हम इंश्योर करेंगे कि आपको एक दिन का गैप दे. मतलब आज अगर टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कल लिया करेंगे, ताकि आप एक बार पूरा टॉपिक पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, ये परफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा बेटा. कुछ भी भूलने का चांस नहीं. एंड दैट इज व्हाट इट इज हाईली रिक्वायर्ड. जब भी हम ये सारी चीजें देखें तो ये जरूरी है कि हम पूरा उसको ध्यान से पढ़े, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, एंड देन ओनली वी कैन गो फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इन टाइप्स ऑफ MCQ एंड अदर क्वेश्चंस. ये जो MCQ और अदर क्वेश्चंस है तो इसके लिए हम आगे जा सकते हैं जब भी हम ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे. और अगर किसी भी लेक्चर में डाउट है तो आप उसको फिर से जाके देख सकते हैं, बिकॉज अभी तो यूट्यूब पे ये फ्री अवेलेबल है. कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर दिया है, यहां पे मैसेज करे और आपके डाउट पूछे. So both the options are available for all of you. So please go through the topic once so that we can take the question and answer the same. तो इसके question answers अपन लेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा. That is what the intention as far as this particular topic is concerned. Hope you are getting this very clearly. हमने 12 गैप्स देखे बेटा. तो 12 गैप्स क्या थे ये भी मैं आपको यहाँ पे if you remember the 12 gaps. ये देखिए यहां पे मैंने आपके लिए कल लिखे थे. द फर्स्ट वन इज बिजनेस, लीगल और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. कल हमने इसको रिवाइज भी किया था. इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. थर्ड इज हिस्टोरिकल कॉस्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. फोर्थ इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. फिफ्थ इज अक्रूवल कंसेप्ट. सिक्स्थ इज मैचिंग एंड
पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, उसके बाद रियलाइजेशन कंसेप्ट, देन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, and then conventions are there which are again concepts or principles only. Number one is full disclosure, materiality, consistency and conservatism. और आज हमने accounting standards कितने देखे बेटा? We have seen only 6 accounting standards. AS1 for full disclosure of accounting information, AS2 for valuation of closing stock or inventory, AS3 for cash flow statement, AS6 for depreciation accounting, AS8 for accounting for research and development, my dear, and last one is A9, that is revenue recognition standard. तो ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने देखे जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, जो बनते हैं इसी से. इंडिया में आईसीएआई बनाता है, अदर कंट्रीज में उनकी अपनी सेंट्रल अकाउंटिंग बॉडीज है, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके पास उनकी अपनी बॉडीज है तो वो बनाते हैं. एंड एब्सोल्युटली दीज must be followed so that the business results prepared by every business in terms of and balance sheet, in terms of income statement and balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं. वैसे यहां पे हम कंपेयर क्या करते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स. बड़ा सिंपल है. कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है? द सोल एम ऑफ डूइंग एनी बिजनेस इज नथिंग बट अर्निंग प्रॉफिट्स, माय डियर. कोई भी बिजनेस करना क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए. और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? तो बाय कंपेयरिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विथ इनकम एंड गेन्स. दैट इज व्हाट द फंटास्टिक स्ट्रैटेजी. और वही इनकम स्टेटमेंट में हम बनाते हैं और वही इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बताते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, माय डियर. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द एंटायर फर्स्ट टॉपिक. ऑल 11 स्टूडेंट्स वाचिंग ऑनलाइन एंड वाचिंग ऑफलाइन एज वेल. जो ऑफलाइन क्लास कर रहे, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे, उन्होंने ये टॉपिक के थ्रू जाना है. एंड वी हैव टू सी द क्वेश्चन एंड आंसर एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड. तो ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे अगले लेक्चर में. और ये सारे यहां पे आपके लिए अवेलेबल है, जो आप यहां पे देख सकते हैं. दे हैव गिवन हियर ऑल एमसीक्यूज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड गो थ्रू द टॉपिक ट्वाइस थ्राइस एंड देन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस. ये जरूरी है कि पहले आप अटेम्प्ट करें. और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली अपन यहां पे सॉल्व करके लेंगे ये, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप इसको पहले अच्छे से पढ़े, खुद से पढ़े, 2 बार पढ़े, 1 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, ताकि ये पक्का होना चाहिए दिमाग में. क्योंकि पूरा 11th का सारा बेसिक्स यहां पे बन रहा है, पूरा अकाउंटिंग का फाउंडेशन यहां पे बन रहा है. आप सीए करो ना करो, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन आप करो ना करो, लेकिन आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए. ये आपको बड़ा काम में आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मैगी एंड इप्पी? मैगी ने रेपुटेशन बनाया सालों साल, आज भी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा खर्च कर रहे हैं और आज भी उन्होंने प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन किया है. आज भी अगर आप बोलेंगे इप्पी का बहुत सारा डेमो लगाएंगे, बोले फ्री में लेके जाओ, फिर भी कस्टमर 2 बार सोचेगा. क्यों? क्योंकि उसको अपना टेस्ट नहीं करना है. तो आपको अगर ऐसा कुछ खुद के लिए बनाना है तो आज की दुनिया ही है प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश की, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की. कितने सारे बाथ सोप्स है, कितने सारे चॉकलेट्स है, कितने सारे आइसक्रीम्स है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसकी आदत है, उसका टेस्ट पसंद है और हमें लगता है यही बेटर है. हम दूसरा ट्राई करने की इसमें भी नहीं जाते. तो आपने खुद को भी ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए कि आपका नॉलेज, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर कमांड है, आपने बड़ी अच्छे से बनानी चाहिए बेटा. बट यू शुड बी फेयर इनफ फॉर एवरी एरिया. जो एरियाज देखे हैं, जो पढ़ा है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाले को वो एरिया आने के बाद आप लगना चाहिए ये पर्टिकुलर बंदा इसमें बड़ा अच्छा है ना. सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़िए एंड देन विल टेक क्वेश्चन. I hope you enjoyed this entire topic. Thank you and have a wonderful day ahead. Bye-bye.